2008 में लोगों ने सोचा कि अब उनका टाइम आ गया, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के नीचे वहाँ के साइंटिस्ट कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसे लोगों ने नाम दिया था द अर्थ डिस्ट्रॉइंग मशीन। और ये सब सिर्फ इमेजिनरी बातें नहीं थी। काफ़ी सारे लॉ सूट्स फाइल हुए, कितनी सारी गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया। और उस टाइम जो लोग थे वो सच में अपोकलिप्स की तैयारी कर रहे थे, इतना ज़्यादा डर था। और जो शॉकिंग बात थी वो ये थी कि ये सब कुछ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में हमारी ये दुनिया ख़त्म होते होते बची। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। स्विट्ज़रलैंड फ्रांस के बॉर्डर पे एक 27 किलोमीटर लॉन्ग मेटल का रिंग बनाया गया जिसका नाम दिया गया लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। और 2008 में जब इस मशीन को एक्टिवेट किया जाना था तब लोग काफ़ी पैनिक में आ गए, क्योंकि उन्हें डर था कि ये जो मशीन थी ये माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स बनाएगी और उन माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स के अंदर हमारी अर्थ चले जाएगी। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर का जो काम था वो सिंपल भी नहीं था और बिल्कुल भी सेफ भी नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको स्पीड ऑफ लाइट के 99.9999991% तक पहुंचाते और फिर उन्हें हेड ऑन कोलाइड करते। और इस प्रोटॉन्स की कोलिजन से जो एनर्जी निकलती है वो होती है 14 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो कि अभी तक की हाईएस्ट ह्यूमन मेड एनर्जी है। लेकिन पब्लिक को लगा कि ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इससे मिनी ब्लैक होल्स क्रिएट हो सकते थे। पब्लिक ने काफ़ी सारे इसके ऊपर क्लेम्स किए, जैसे कि LHC माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स बनाएगा और स्ट्रैंगलेट्स बनाएगा। स्ट्रैंगलेट्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी मैटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अभी मैं ये सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। जो अर्थ है वो एक्सप्लोड हो जाएगी और ये जो सारा एटमॉस्फेयर है इसमें आग लग जाएगी। ये सारे कुछ क्लेम्स थे उनके। एक डॉक्यूमेंट पे तो ये भी लिखा था कि अगर ये माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स बनेंगे और ये अगर बाई चांस स्टेबल हो गए तो कुछ ही सेकंड्स में ये पूरी अर्थ को अपने अंदर खींच के डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जो ये एक्सपेरिमेंट थी ये कंडक्ट करी थी CERN सर्न। और फिर सर्न ने इतने सारे लॉ सूट्स वगैरह के बाद एक 56 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स बन सकते थे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, लेकिन जो उनकी लाइफ होती वो थी 10⁻⁻26 सेकेंड्स, मतलब कि वो पूरी तरह बनने से पहले ही इवेपोरेट हो जाते। और जो ये क्लेम था कि इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये बिल्कुल फॉल्स था, क्योंकि जो अर्थ के ऊपर कॉस्मिक रेस पड़ती है उसके अंदर 10 मिलियन प्रोटॉन से भी ज़्यादा के कोलिजन्स होते हैं और ये बिलियंस ऑफ ईयर से चल रहे हैं। लेकिन अर्थ इन सब चीज़ों के बाद भी बिल्कुल ठीक है, तो इसके सामने LHC से जो एनर्जी निकलेगी वो बिल्कुल भी इसके सामने मिनिमल है, जिससे कुछ भी नहीं होगा। और जो क्लेम था कि स्ट्रैंगलेट्स फॉर्म होंगे वो भी बिल्कुल फॉल्स था, क्योंकि LHC की जो फिजिकल कंडीशंस थी उसके अंदर स्ट्रैंगलेट फॉर्म होना इम्पॉसिबल थे, क्योंकि स्ट्रैंगलेट फॉर्म होने के लिए लो वेलोसिटी और कोर टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन LHC के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसकी स्पीड और वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई था, तो उन कंडीशंस के अंदर स्ट्रैंगलेट का फॉर्म होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। सब लोग ब्लैक होल से डर रहे थे, लेकिन जो वहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रहे थे वो किसी और ही चीज़ से डर रहे थे, जो कि था मैग्नेट क्वेंच। 2008 में LHC ब्लास्ट हो गया था और जो इससे एनर्जी निकली थी ब्लास्ट में वो इक्विवेलेंट थे 6 टन TNT के। अगर उस दिन वहाँ का स्टाफ बेसमेंट में होता तो उन सबकी जान चले जाती। LHC एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से काफ़ी सारी यूनिवर्स की चीज़ें डिस्कवर हुई, जैसे कि अर्थ का सबसे बड़ा पार्टिकल भी डिस्कवर हुआ जिसका नाम है हिग्स बॉसोन। लेकिन LHC की ये जो फेयर थे, जो ये डर था, ये एक तरह का मिथ था। लेकिन जो अगली मैं आपको स्टोरी बताऊंगा वो एक गलती थी। साल था 1961। उस टाइम कोल्ड वॉर अपने पीक पे थी और USSR और USA में ये रेस लगी हुई थी कि कौन सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। इस टाइम पर USSR ने सोचा कि हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमसे ज़्यादा पावर किसी में भी नहीं है। और फिर उन्होंने एक ऐसे बॉम्ब के बारे में सोचा जो कि पावर का सिंबल नहीं, बल्कि जो बाकी सुपर पावर्स थी उनको भी वो इतना छोटा करके दिखाए, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा पावर हो। और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट AN602, जिसको कि नाम दिया गया सार बॉम्बा।
जो साइंटिस्ट की टीम इस बॉम्ब बनाने में लगी हुई थी उन्हें लीड कर रहे थे एंड्रियस सैखरोव, जो कि यूएसएसआर के ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और बाद में एक पीस एक्टिविस्ट बन गए। जो इसका ओरिजिनल डिज़ाइन था वो था 100 मेगा टन थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब। एक बार आप खुद सोचो, जो हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया था उसकी जो पावर थी वो थी 15 किलो टन्स। मतलब कि जो सार बॉम्बा था ये हिरोशिमा से 6666 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम थी वो इतनी खतरनाक थी आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये बॉम्ब अपनी पूरी कैपेसिटी में डेटोनेट होता तो पूरा का पूरा यूरोप और एशिया में इसकी टॉक्सिक जो पार्टिकल्स थे, रेडिएशन थी, जो टॉक्सिक रेडिएशन गैस थी वो फैल जाती और डिकेड्स तक वहाँ के एटमॉस्फेयर को रेडियो एक्टिव टॉक्सिक बना देती। और यूएसएसआर के खुद के जो प्लेन्स वगैरह थे, एयरक्राफ्ट थे, वो भी वेपराइज हो जाते। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने यूरेनियम 238 टैंपर को लेड टैंपर से रिप्लेस कर दिया और इससे जो बॉम्ब की डेटोनेट की कैपेसिटी थी वो 100 मेगा टन से 50 मेगा टन तक आ गई। लेकिन ये फिर भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन बनने वाला था। 30 अक्टूबर 1961 नोवाया ज़ेमेलिया आर्टिक ओशन, और जो एयरक्राफ्ट था जो इस मिशन के लिए यूज़ हो रहा था उसका नाम था TU-95 बियर बॉम्बर। और ये जो बॉम्ब था इसका साइज़ इतना बड़ा था कि उस प्लेन को स्पेशली मॉडिफाई कराया इस चीज़ के लिए। जो बॉम्ब बे था उसका साइज़ इंक्रीज़ कराया गया, शॉकवेव हैंडल करने के लिए रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया और पैराशूट लगाया गया ताकि ये जो प्लेन था ये 45 किलोमीटर दूर चले जाए डेटोनेशन से पहले। और जब ये बॉम्ब को गिराया गया तो उस टाइम पे जो पायलट थे और क्रू मेंबर्स थे उनकी जो हार्ट रेट थी वो मॉनिटर की जा रही थी और वो सबकी डेंजरस लेवल पे थी, इतना डर था उनको। और इसका जब एक्सप्लोशन हुआ तो वो हुआ 4 किलोमीटर अबव ग्राउंड। इससे जो फायर बॉल बनी उसका डायमीटर था 8 किलोमीटर और इससे जो लाइट निकली वो इतनी ज़्यादा ब्राइट थी कि 1000 किलोमीटर दूर लोगों को लगा कि डूम्सडे आ गया। और जो उसकी लाइट इंटेंसिटी थी वो सन की ब्राइटनेस से 10 गुना ज़्यादा थी। और उसके बाद जो मशरूम क्लाउड बना उसकी जो सिर्फ हाइट थी वो थी 64 किलोमीटर, मतलब कि ये स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर तक पहुंच गया था। और जो इसकी विड्थ थी वो थी 40 किलोमीटर और इसने एटमॉस्फेयर के अंदर एक सुराग बना दिया था उस टाइम। और इससे जो शॉक वेव बनी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि 900 किलोमीटर दूर बिल्डिंग्स के सारे शीशे टूट गए। जो इससे प्रेशर वेव बनी उसने अर्थ को 3 बार सर्कल किया। 55 किलोमीटर के रेडियस तक जितने भी वुडन हाउसेस थे वो इंस्टेंट इवेपोरेट हो गए और 100 किलोमीटर तक की जितनी भी कंक्रीट बिल्डिंग्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, कोलैप्स हो गई। और इस ब्लास्ट ने अर्थ के जो क्रस्ट होता है उसे टेम्पररी कंप्रेस कर दिया था। और यूएस सिस्मिक स्टेशंस में इसका जो ट्रेमर का जो मैग्नीट्यूड था वो 5.0 अर्थक्वेक के बराबर आया। और जो इस बॉम्ब के साइंटिस्ट थे सैखरोव, वो इस एक्सपेरिमेंट और डेटोनेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जो कि अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन सार बॉम्बा ने एक चीज़ तो ये कंफर्म कर दी थी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसे अर्थ तो सर्वाइव कर सकती है लेकिन ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं। तो आपको इन दोनों में से सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।